नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पदस्थ डॉक्टर राकेश पटेल सर से। ये एक नामी चिकित्सक तो हैं ही, साथ ही इनकी गिनती अच्छे व्यक्ति के रूप में भी होती है। सर, आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक न होते हुए भी आप मेडिकल फील्ड। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और ऐसा, ये बात सही है कि मेरे पापा एक पब्लिक थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो पीएचई डिपार्टमेंट होता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, उसमें टेक्नीशियन थे सिंगरौली में। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय बढ़न में हुई 1 से 10वीं तक, और 11वीं 12वीं में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यानगर में पढ़ा। और जैसा कि एक बहुत ही छोटे और गरीब, मतलब गरीब परिवार गए हैं ऐसा, उसमें जिसमें मतलब मेरे पापा, इस हम करीब 5-6 बच्चे, पापा की बहुत कम सैलरी में पढ़ा करते थे वहाँ पे। उसमें चाचा के 2 बच्चे थे और हम 3-4 भाई बहन थे सब लोग। तो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से थोड़ा अभाव तो था ही। लेकिन ये था कि पढ़ने का जो जुनून था, जो पढ़ने के लिए एक मौका मिला मुझे एक अच्छे स्कूल में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अ, अगर हर बच्चे को अच्छा स्कूल मिल जाए तो भी जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। मैं अपनी बचपन को याद करूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं गांव में रहता था तो मैं क ख ग घ भी नहीं आता था, और मैं स्कूल से बहुत डरता था, बहुत भागता था मैं स्कूल से, तो मैं किसी तरह से स्कूल जाना ना पड़े। लेकिन वहाँ जब मैं सिंगरौली पापा मेरे को ले गए तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं भाग सकूँ या विद्यालय नहीं जाऊँ, तो विद्यालय जाना ही पड़ता था। अब जाना ही पड़ा तो मुझे पता चला कि पढ़ना पढ़ना इम्पोर्टेंट था जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ। लेकिन जब एक बार स्कूल पहुंच गए तो वहाँ बिना कुछ एफर्ट के भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख गया धीरे धीरे। तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको अच्छा स्कूल मिले, मतलब आपका जो आपके जो घर का वातावरण है, जो स्कूल का वातावरण है, मतलब कम से कम स्कूल एक अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ चीज़ें जीवन बदल सकती हैं। तो इस तरह से मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ। मेरा फिर पढ़ने में मन लगने लगा और मैं अपने 12वीं तक मैं लगातार अपनी कक्षा में टॉप किया मैंने। जी। उसके बाद जो कहते हैं आप किस्मत अच्छी हो तो भी आगे की चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। फिर मैं पीएमटी कोचिंग के लिए इंदौर चला गया। इंदौर में जो मेरे साथी रहे, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे जो रूममेट थे प्रमोद पांडे, एमपी पीएमटी का टॉपर था, सचिन सोनी मेरा रूममेट जो था वो भी एमजीएम में सेलेक्ट हुआ, मतलब एमपी पीएमटी में सेलेक्ट हुए। तो हम तीनों रूममेट एक साथ सेलेक्ट हो गए थे। हमारे लिए अच्छी बात ये थी। तो वो हमारा जो साथ था तीनों का, हमारा जो माहौल था घर का, जो कमरे का, पढ़ने का, और जो हम एक दूसरे की जितनी, मतलब एक अच्छे साथी की जो खूबियाँ हो सकती थी हम तीनों में थी मुझे लगता है। और हम तीनों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छे लगन के साथ, और इस तरह सेलेक्ट हो गए। तो जो जीवन में मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत फर्क पड़ता है। एक मैंने उनका एक वो पढ़ा था, सुना था दिव्य कीर्ति जी का, कि जीवन में जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपको माता पिता से मिल गया है, आप लंबे हैं, छोटे हैं, लंबे पतले हैं, दुबले हैं, बाल झड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये तो आपको तय नहीं कर सकते, ये तो तय हो चुका है। लेकिन आप जो तय कर सकते हैं वो इन्वायरमेंट है, वातावरण है अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। वो वातावरण बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एक स्कूल मिल गया अच्छा, फिर मेरे अच्छे साथी मिल गए, फिर मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया इंदौर का, फिर मुझे पीजी के लिए भी अच्छा मेडिकल कॉलेज इंदौर मिल गया, एमवाई हॉस्पिटल मिला। तो कहने मतलब उस इन्वायरमेंट में पढ़ा, बड़ा बड़ा हुआ और पढ़ा, तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी वहाँ। मैंने मतलब मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरा दोस्त थे वो सब बहुत, मतलब बहुत अच्छे ह्यूमन थे, उनके अंदर बहुत ही अच्छा इंसानियत वाला मन था। उनसे मैंने सीखा कि लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, लोगों के प्रति कितना। सर, आप क्या हमेशा से ही मेडिकल फील्ड में जाना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे आप? वैसे मैं बचपन में, मुझे ना पुलिस में जाने का बड़ा वो था। पुलिस की वर्दी क्या है कि स्कूलों में देखता था, हमारे स्कूल के बगल में ही थाना था एक्चुअली। जी जी। वहाँ पे जो थानेदार के बच्चे भी पढ़ते थे, हम्म। उनका और उनके फादर लोगों का एक मतलब अलग वो रहता था। मुझे लगता था मैं एसपी बनूंगा जीवन में, प्रशासनिक सेवा में जाना प्रशासन चाहते थे। सेवा में जाना चाहता था। मुझे लगता था जी। उससे बहुत कुछ नियंत्रित होता है जब मैं छोटा था तो। हम्म। पर घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि पापा ये चाहते थे कि मैं कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ूं जिससे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। जी जी। क्योंकि यूपीएससी करने में ऐसा रिस्क था, बोले कि अगर मान लो नौकरी नहीं मिली तो फिर कहीं की नहीं रहोगे, तो उससे अच्छा है कि तुम पहले एमबीएस कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा जो मन पड़े करना। हम्म। तो इस तरह से मैं पीएमटी की, फिर मुझे एमबीएस करते समय ये समझ में आया कि एमबीएस में बहुत मजा है, मतलब एमबीएस के बाद ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मैंने एमडी कर ली। अब एमडी करने के बाद फिर मैं उस तरफ छोड़ ही गया। फिर मैंने अपना जो ये काम शुरू किया मेडिकल फील्ड का, उसमें मुझे बहुत मजा आता था। एमडी की पढ़ाई में मुझे बहुत मजा आता था। मुझे लगता था कि मतलब कितना अच्छा काम है इसमें, कितने लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी चीजें करता था, मिराकल हो जाता था बिल्कुल। हम्म। कोई पेशेंट जैसे बहुत ही सीरियस था, अचानक बच जाता था, तो बहुत मजा आता था वो चीजें देखने में, करने में। और चूंकि मेरा हार्ट पहले भी थोड़ा सॉफ्ट था मैं लोगों के लिए, तो मैं अपने काम को बहुत मन से करता था। मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा इस काम में।
इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जीवन में जो ये चुना है ना, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं प्रशासनिक सेवा में नहीं गया। ऐसा उसका मुझे कोई मलाल नहीं है, मतलब मैं जो हूँ मुझे लगता है इस फील्ड में बहुत बेहतर हूँ। और मैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ जो थोड़ा बहुत करने की, वो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कुछ बेहतर करूँ। सर आप रीवा के हैं, रीवा में ही जॉब कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको जब यहाँ रीवा के लोग आते हैं, मरीज आपसे मिलते हैं, काफ़ी सहज व्यवहार भी रहता है आपका, क्या कहेंगे? रीवा मेरा पैतृक गांव है, और यहाँ जुड़े बहुत सारे मेरे रिश्तेदार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब एक जो अपना गांव होता है ना, उस जो क्षेत्र होता है, जैसे रीवा जिला है में, या जहाँ से आप होते हैं, जैसे हम बाहर भी रहते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ के हैं, तो जब हम बताते हैं तो रीवा बताते हैं। तो ऐसा लगता है, मतलब एक अलग सा अपनापन रहता है ना, अपनी मिट्टी से, अपनी गाँव से, अपने जी। जिले से, अपने संभाग से। तो एक फीलिंग आती है, तो लोगों के लिए जैसे मैं कुछ करता तो मुझे लगता है कि चलो कम से कम अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जैसे मैं इंदौर में रहता तो हो सकता है मैं अच्छा डॉक्टर वहाँ भी होता, लेकिन मुझे कभी ये वाली फीलिंग कभी नहीं आ पाती कि मैंने यहाँ के, मतलब जो अपने लोग हैं, वो देश अपना है, कहीं भी काम करें वो बात अलग है। और जो एक वो रहता है कि घर परिवार समाज, और मतलब जो रीवा की लोग हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाता, तो मुझे थोड़ा हमेशा, अगर मैं कभी ये लौटता तो मुझे मलाल रह जाता है कि यार मैं इतना पढ़ लिख के इतनी स्किल करने के बाद भी रीवा के लिए कुछ नहीं कर सका। तो अब मुझे कम से कम ये फुलफिल है मेरे मन में कि हाँ, मैं रीवा के लिए कुछ कर पाया हूँ। सर आपके बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर जब आप पढ़ाई करते थे या तैयारी करते थे, तब की पढ़ाई और आपकी तैयारी और पढ़ाई में क्या अंतर देखते हैं? मेनली वैसे तो मेडिकल कॉलेज में कई कुछ चीज़ों का बेसिक डिफरेंस हो गया, टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क पड़ा है। पहले जो चीज़ें हम लोग मतलब ज़्यादातर हार्ड कॉपीज में पढ़ते थे, आजकल सॉफ्ट में अवेलेबल हैं, तो बच्चे क्या है सॉफ्ट कॉपीज यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी किताबें साथ लेके चलना बहुत पसंद नहीं करते, मोबाइल में वर्क करते हैं या मतलब टैबलेट या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हार्ड वर्क, हाँ, मतलब हार्ड कॉपी पढ़ने का एक अपना अलग मजा है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने से एक फायदा, और कॉलेज में संख्या बढ़ी है जैसे बच्चों की। पहले जैसे हमारे यहाँ 140 इंदौर में स्टूडेंट हुआ करते हैं, आजकल 250 स्टूडेंट है। रीवा में पहले 60 स्टूडेंट हुआ करते हैं, अब 150। तो उससे क्या हो रहा है कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उनमें भी, जैसे एक बेड पे पहले क्या होता है 10 बच्चे या 12 बच्चे हुआ करते थे, अभी एक बेड पे 30 बच्चे होते हैं। तो उनको पढ़ाना, उनको वो जो पेशेंट के साथ का एक्सपोजर वाला पार्ट है वो मुझे लगता है थोड़ा कम हो रहा है। और टेक्नोलॉजी को हम लोग और हाई लेवल पे यूज कम कर पा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी, जैसे यूएस वगैरह में क्या होता है कि जो पेशेंट्स है या बॉडी ऑर्गन्स है उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं 3D में, उससे पढ़ सकते हैं। पर अभी हमारे यहाँ वो सुविधा तो नहीं आई है, पर मुझे लगता है इन फ्यूचर में हम लोग यहाँ भी वो सुविधा ले आ रही है कि बॉडी की फिजिकल जरूरत ही नहीं रही है, टेक्नोलॉजी से हम बॉडी क्रिएट करके उसी में बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। सर नीट की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? और मुझे लगता है कि आजकल सीटें काफ़ी हैं, अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, अगर आप रोज 10 घंटे भी पढ़ पाते हैं, 8 से 10 घंटे भी मन से, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये कि आप उस काम के लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ क्या मैं देखता हूँ कुछ बच्चे क्या तैयारी भी कर रहे हैं, वो बीएससी भी कर रहे हैं, उनने जीएनएम का फॉर्म भी डाल रखा है। तो मतलब डाइवर्टेड से रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये कर लें, ये नहीं हुआ तो ये कर लें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपने नीट की तैयारी करना है, अगर आपने तैयारी की है तो फिर आप नीट की तैयारी करिए और कुछ सोचिए मत। 100% ये तय है कि अगर आपने अच्छे मन से मेहनत की तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मतलब नीट में असफलता का एक कारण ये भी है कि साथ भटकाव रहता है दिमाग में, तैयारी के हाँ, साथ साथ कुछ और भी करते रहते हैं। ऑब्वियसली। अच्छा सर आप ये बताएं, आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आपकी एक संस्था है टीच टू ईच, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मुझे लगता है इसमें समाज सेवा तो नहीं कहना चाहिए, वो जी। ये रीवा क्योंकि हमारा घर है और हमारी मेरी जिम्मेदारी है हम्म। कि हम जो भी कुछ अगर हमें मिला है तो हम उसको समाज के प्रति कैसे कुछ वापस कर सकते हैं, क्योंकि समाज का अपने आप में एक कर्ज होता है आपके ऊपर। हम्म। आप जिस जगह में रहते हैं उस, मतलब उस क्षेत्र का, उस मट्टी का, उनके लोगों का, उस हवा का, उस पानी का, और यहाँ रह रहे लोगों का निश्चित तौर पे आप पर एक कर्ज होता है। वो आपके मुस्कुराने की वजह है, आपके अभी कहीं भी जाओ आपसे, मतलब आज की डेट में ऐसा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है, नमस्ते कर लेता है। तो आप सोचिए ये जो अचीवमेंट है, मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक कर्ज है। इतना खुशी होती है मुझे लेके, कम से कम कोई पहचानता है लोग मुझे। तो मैं समझता हूँ उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है कुछ करने की, वो करना चाहिए। तो टीच टू ईच एक ऐसी संस्था बनाई मैंने 2013 में। पहली बार जब हम गाँव गए जी। तो गांव के जो बच्चे थे, बहुत मतलब जो विद्यालय में पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, 5वीं क्लास में बच्चे, तो बच्चे अपना नाम नहीं लिख पा रहे थे। तो मुझे लगा कि चलिए मैं तो डॉक्टर हो जाऊंगा, पर मेरे गांव के बच्चों का क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा कि हम एक कोशिश करके देखते हैं। तो गांव में एक बच्चा जो एमए हिंदी से पास था, वो ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो 100 रुपये ट्यूशन फीस थी उसकी वहाँ पे उस समय, पर गाँव वाले उसको 100 रुपये भी टाइम पर देते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं तुझे एक बच्चे का 500 रुपये दूंगा, तो मेरी तरफ से 5 बच्चे पढ़ा। और मैं, एम के जैन साहब, डॉक्टर विजय सिंह, एक डहेरिया साहब थे यहाँ पे कमांडेंट थे,
तो ऐसे 4-5 लोग गए हम गाँव, ऐसे एक जनरल मीटिंग रखी, फिर गाँव में एक टेस्ट रखा हमने, उस टेस्ट को लिया, उसमें 5 बच्चे हमने सेलेक्ट किए और उनको 2,500 महीने में उनको देता था अपने टीचर को, वहाँ जो लड़का था उसने 7-8 महीने उनको पढ़ाया, फिर नवोदय के लिए उनको पढ़ाया। और नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम जब हुआ तो उसमें गांव से मेरे 2 बच्चे पहली बार हिस्ट्री में सेलेक्ट हुए और नवोदय स्कूल पढ़ने गए। तो मुझे लगा कि ये काम बहुत बेहतर है और मुझे इस काम को बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया, क्योंकि मैं यहाँ एक बॉन्ड के लिए आया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया और लगातार फिर हमने 5 बच्चों से 10 बच्चे, 50 बच्चे, ऐसा करके एक गांव से 2, 5, 10 गांव, ऐसा करके करीब 40 गांव आज की तारीख में रीवा संभाग में, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, चारों संभाग मिला के लगभग 40 गाँव और 600 बच्चों को हम लोग लगभग रोज पढ़ा रहे हैं इसमें हर साल। और हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे जो बोर्डिंग विद्यालय तक पहुंच सकें, नवोदय है, ज्ञानोदय है, श्रमोदय है, एकलव्य विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, वहां पहुंच जाए ताकि उनकी आर्थिक हालत जो है उनके पढ़ाई पर बोझ ना बने, तो वो अच्छे से पढ़ पाए अपना। तो बस ये मेरा प्रयास है इस साल। जैसे अभी हमारे 11 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो गए हैं, कुल मिला के सिरमौर नवोदय में कम से कम नहीं तो 40 बच्चे करीब पढ़ते हैं हमारे। और जो श्रमोदय विद्यालय है जबलपुर में, उसमें करीब 26 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। ज्ञानोदय विद्यालय यहाँ तो बहुत ही बच्चे हमारे, करीब अभी तक में 100 बच्चे निकल गए हुए यहाँ। और एकलव्य विद्यालय है उसमें करीब 5-6 बच्चे पढ़ते हैं। सिंगरौली नवोदय में 1-2 बच्चे पहुंच गए। तो मतलब हमारी कोशिश ये है कि जहाँ तक संभव हो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश किया। क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ, लाखों बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर मेरे हिस्से से जितना मेरी संभव है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सके। सर आपने पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ काम किया है क्या? हाँ, मैंने अपने, मेरा जो पैतृक गांव है वहाँ हमने करीब एक गार्डन डेवलप किया, टीच टूच गार्डन। उसमें करीब 600 फलदार पेड़ हैं, उसमें आम के, जामुन के, आंवले के, अमरूद के, पपीते के, मतलब ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए हमने। और वो भी हाइब्रिड पेड़ है, मतलब जो कुठिया फार्म हाउस से खरीदे जाते हैं, जिन्हों कलम जिसको कहते हैं, मतलब वो पेड़ है। उसमें सुंदरजा है, लंगड़ा है, आम्रपाली है, बहुत अच्छे अच्छे आम हमने लगाए हैं और बड़े भी हो गए वो। उनको बाउंड्री बना करके हमने संरक्षित किया है। वहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार रुपये महीने खर्च करते हैं ताकि उनको देखभाल हो सके, उनकी खाद पानी मिलता रहे, उनको गर्मियों में पानी मिले, उनका बारिश में जैसे उजाड़ ना होने पाए। तो ये सब चीज़ें हम करके, एक ही पर्यावरण में हमारा इंटेंशन ये है कि हम कम से कम अपने मरने से पहले 10,000 पेड़ जरूर लगा कर जाएँ। जी अच्छा सर, आपकी भविष्य की योजना क्या है? भविष्य योजना सबसे बहुत सिंपल है, रीवा को जितना बेहतर से बेहतर, मतलब टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, सोसाइटी में भी, और मतलब इंसानियत में भी हम जितना बेहतर बना सकें उतना हमारी कोशिश है वो बेहतर से बेहतर बनाने की, ताकि हर आदमी मतलब सिर्फ पैसों से बड़ा ना हो जाए, दिल से भी बड़ा रहे। सर हम फिर से चिकित्सा फील्ड में आते हैं। सर अक्सर देखने में आता है कि चिकित्सकों और परिजनों, मरीजों के बीच में विवाद की स्थिति बनती रहती है। अपने संजय गांधी अस्पताल में कई बार ऐसा होता है। आप क्या कारण मानते हैं और इसको कैसे दूर किया जाए? एक्चुअली मैं जब रेजिडेंसी में था, आपको बता दूं रेजिडेंसी की, मैं जब पीजी करता था ना, पीजी से लेकर अभी तक इवन, मतलब पीजी मेरे 3 साल में मेरा एक बार भी किसी भी परिजन से विवाद नहीं हुआ। मेरे कभी पेशेंट की कभी डेथ भी होगी ना, तो उनके परिजन यही कह के जाते थे, डॉक्टर साहब आपने पूरी कोशिश की, हम नहीं बचा पाए, अलग बात है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों का कुछ ना कुछ रोल रहता है। कई बार जैसे बहुत ओवरलोडेड हॉस्पिटल होते हैं, अब आप देखते हैं संजय गांधी 20 बेड हैं, वहाँ करीब आईसीयू में 18 बेड हैं, उसमें करीब 25-26 पेशेंट कुछ जमीन में कुछ लेटे हैं, कुछ स्ट्रेचर पे लेटे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ओवरलोडेड जब हॉस्पिटल्स रहते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क अफेक्ट तो होगा, इतना ओवरलोड रहेगा। तो मुझे लगता है कि परिजन इरिटेट होते हैं कई बार। अब वहाँ भाई कुछ बार गंदगी भी रहती है थोड़ी बहुत वहाँ पे, और दूसरी बात ये रहती है कि टॉलरेंसी भी कम रहती है लोगों को। कई बार जो लोग रहते हैं वो उनको ऐसा लगता है, जैसे एक दो बार देखा हमने, उनको इंजेक्शन लगा दिया, उनको फ्लूइड बॉटल नहीं लगी थी। अब बॉटल इसलिए लगी, भाई हार्ट फेलियर का मरीज है, उसको बॉटल लगा दी तो मर ही जाएगा, वैसे भी पहले से हार्ट फेलियर में। और लोगों का क्या लगता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक बॉटल नहीं लगी है तो मतलब मरीज का इलाज नहीं चल रहा। बोले सुबह एक इंजेक्शन लगे था, कोई इलाज ही नहीं चल रहा है। मतलब कई बार ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं इलाज ही नहीं चल रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब ट्रीटमेंट शीट बनी है, ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो इलाज कैसे नहीं हुआ? तो पता चला कि उनको इंजेक्शन लग गया है, बोले बॉटल नहीं लगाई कब से, कुछ किसी ने देखा नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी हो जाते हैं, लोग चीज़ों को ठीक से कन्वे नहीं करते हैं या ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उस दिशा में भी कई। और अच्छा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक बात और समझिए, जब जीवन आया है तो निश्चित तौर पे आपकी मृत्यु भी निश्चित आई है। आप कई बार डॉक्टर कुछ भी कर ले तो कई बार चीज़ें हम नहीं बचा सकते। तो ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा एक डॉक्टर साहब, अभी आपने गांधीनगर में पढ़े होंगे, डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर थे, वो 41 ईयर एज थी उनकी, ही हैज डाइड। वो रात को सोए, सुबह उठे नहीं, कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिस पर
डेथ, उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा था कि आप कुछ चीज़ें नहीं रोक सकते, आप मतलब आप कितना एफर्ट लगा के कई बार चीज़ें नहीं और मेडिकल साइंस अभी इतना डेवलप भी नहीं हुआ कि हर चीज़ डॉक्टर एक्सप्लेन कर ले, हर चीज़ डॉक्टर को पता हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप कितने भी अच्छे से डॉक्टर हो ना, कितना भी पढ़ा हुआ आपने, लेकिन कई बार कितना ही कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो अनसुलझी सी लगती रहती हैं। आपको समझ नहीं आता कि मतलब अभी इसमें हम क्या ऐसा कर सकते थे कि और बेहतर हो सकता था, या और बेहतर कुछ करते, या कुछ मतलब कोई चीज़ रह गई है। तो अब मुझे लगता है अभी ठीक है, हमें और सीखने की ज़रूरत है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत है, पर मुझे लगता है कि परिजनों को भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक्चुअल में समझने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है उसको, पेशेंट को क्या हुआ है। और जैसे पेशेंट बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पर भी है, पेशेंट बहुत उसकी किडनी लीवर काम नहीं करे, फिर भी मरीज कहते हैं और तो सब ठीक है ना। अरे मतलब आप सोचिए, उनको हम एक्सप्लेन जी कर जी। रहे हैं, पेशेंट किडनी काम नहीं कर रही, लीवर काम नहीं कर रहा है, उसको वेंटिलेटर पर पेशेंट सपोर्ट देना पड़ रहा है, पर उनको फिर भी ये है कि नहीं पेशेंट मेरा ठीक है, उसकी अगर वो बीपी उसको वो चल रहा है, मतलब अभी उसके अंदर धड़कन बाकी है, तो कई बार ये चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बात सही है। पर ये बात भी कुछ हमारी तरफ से भी कुछ लैकिंग है, ऐसा नहीं मैं कहता, कुछ डॉक्टरों की भी लापरवाही है, या हमारी लैकिंग मान सकते हैं आप उसको, कि हम उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या ठीक से हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट को। और एक चीज़ और होती है कि जैसे अपन जब हम परिजनों से बात करते हैं, मुझे लगता है हमें बहुत ही धैर्य और बहुत ही मतलब सिंपैथेटिक बात करनी चाहिए, जी। क्योंकि यार मरीज तो पहले ही बहुत परेशान है, उसके घर वाले भी परेशान है, तो वो थोड़ा वायलेंट भी हो सकता है, वो थोड़ा गुस्सा भी कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही है कि उन्हें शांत करना और मरीज को देखभाल करना। सर मेडिकल फील्ड में अगर आपको कुछ बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम हर मरीज, हर आदमी तक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचा सकें, ये हमारा टारगेट हो। और वो ये तभी समझे, जैसे आयुष्मान कार्ड एक अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, मैं जी मानता हूँ गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत राहत मिली है। पर उसमें जैसे कुछ लोगों के जिनका रेस्ट्रिक्शन है, मान लीजिए जिनके पास नहीं है, या जिनका नहीं चल पा रहा है, या गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि हम गवर्नमेंट को और थोड़ा बेहतर सशक्त कर लें, कि जैसे उसमें जो सबसे ज़्यादा कमी जो होती है ना, मतलब स्टाफ की कमी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, टेक्निकल कमी रहती है, जैसे मान लो कोई मशीन खराब हुई है, वो जल्दी बनती नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी प्रोसेस बहुत कठिन होती है, जी जी। टेंडर बनवाना और 50 से इन्फॉर्मेशन भेजना, फिर वो कोटेशन मंगाना, फिर उसको मतलब ये सब चीज़ें मुझे लगता है ये थोड़ा सा ईजी हो जाए ना, तो भाई जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कोई मशीन खराब हुई, ऑर्डर हुआ, मशीन आ गई। अब यहाँ क्या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो अब पता है कोई मेडिसिन नहीं आ रही है, अब वो नहीं आ रही, तो आ ही नहीं रही है, उसके लिए अब हम कितनी प्रोसेस कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो कई चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ अगर हम स्मूथ कर लें, तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग मात दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से ज़्यादा सशक्त कोई हो नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि कोई प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल कभी भी सरकार से आगे जा सकता है, अगर सरकार मन बना ले तो, जी क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है यार, उतना पैसा है, वो सब चीज़ें डेवलप कर सकती है। तो मुझे लगता है कि हमें स्वास्थ्य जो हमारी व्यवस्था है उसको थोड़ा हमारा बेहतर करें, इस तरह से बेहतर कि हर आदमी पर इजी अप्रोच हो। अब इतनी जगह लाइन लगाना पड़ता है, आउटडोर पर्ची कटवाओ, फिर चेंबर के सामने लाइन लगवाओ, फिर ब्लड बैंक की लाइन, मतलब पैथोलॉजी जी। की रसीद करवाने लाइन लगाओ, फिर ब्लड जमा करने की लाइन लगाओ, फिर रसीद लेने की लाइन लगाओ, मतलब इतनी लाइन लगाते लगाते आदमी थक जाता है यहाँ। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को हमें थोड़ा और इजी वे में करना चाहिए, भाई एक जगह से पर्ची कट जाए और सब जगह उसको इन्फॉर्मेशन मतलब पहुंच जाए मैसेज कि हाँ ये फलाना आदमी, ये HIV नंबर है उसका, इस नंबर से उसको यहाँ बुलाया जाए, तो मतलब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाए। सर जो MBBS और PG कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जो मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बस क्या? सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी बने, उससे पहले एक अच्छा इंसान बने, और जी एक अच्छा इंसान बनने के बाद आप कुछ भी करेंगे तो बेहतर ही करेंगे, ये बात मान चलिए, क्योंकि आपके अंदर ये डेडिकेशन होगा। मैं समझता हूँ कि आप वही काम करिए जिसे आप खुद पसंद करें। जैसे आप मरीज को आप ट्रीट करें, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप उस जगह होते या आपके घर वाले उस जगह होते, तो आप क्या करते, बस वही करिए, आप हमेशा सही रहेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।